पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहले कुछ लोगों ने अपनी शंकाएं भेजी हैं, तो थोड़ी सी चर्चा उस शंकाओं की करेंगे और फिर वृत्तियों की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो जो पहली बात थी तो वो तो थी, जैसे पिछली कक्षा में भी हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्या होती हैं। पहली तो यही बात है कि क्लिष्ट वृत्ति कौन सी और अक्लिष्ट वृत्ति कौन सी है, क्योंकि वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं और बोले क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं। इसके लिए हमने कहा था कि पाप और पुण्य है, इस प्रकार की बात बताई थी। तो ये पाप और पुण्य क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसा समझिए कि आप किसी एक व्यक्ति को देखते हैं, किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने के पीछे आपके जो मनोभाव हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जो है मनोभाव अच्छा अथवा बुरा, अच्छाई के कारण से कुछ पुण्य के लिए आप देख रहे हैं और एक अपुण्य के लिए। तो जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के पीछे 2 मुख्य भाव होते हैं। एक भाव तो नीचे की ओर ले जाने वाला, एक ऊपर की ओर उठाने वाला। नीचे की ओर ले जाने वाले भाव को हम क्लिष्ट कह देते हैं, है ना, काला कह देते हैं, निम्न कह देते हैं, और जो अक्लिष्ट है वो ऊपर की ओर उठाने वाला। तो ये दोनों भाव ही हैं। एक बात। दूसरा प्रश्न पूछा था कि ये जो चित्तवृत्ति निरोध है, तो जो ये वृत्तियों का जो निरोध है, क्या ये जो पूर्ण निरोध को ही निरोध कहती है, इसके बीच में भी निरोध की कुछ लेवल्स होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं? दूसरा यह प्रश्न था, क्योंकि योग की परिभाषा है ना, योगश्चित्तवृत्ति निरोध। तो इसका उत्तर ये स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि ये इसके बीच में अनेक सीढ़ियाँ आएंगी, अनेक स्तर आएंगे। पहले स्तर पर जैसे परीक्षाएं होती हैं ना, पहली परीक्षा पास, फिर दूसरी परीक्षा पास, इनको चित्त की भूमियाँ कहते हैं। चित्त की भूमियाँ, चित्त की भूमियों के विषय में 2 प्रकार की बातें हैं। एक तो जो महर्षि व्यास जी हैं व्याख्याकार, वो 5 प्रकार की चित्त भूमियाँ मानते हैं कि कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध। ठीक है ना जी, कि भाई जिसमें चित्त की हलचल है, ऐसे ऐसे करके। परंतु निरोध अवस्था के अंतर्गत ही कुछ भूमियाँ होंगी, वो वहाँ पर चर्चा नहीं है। जबकि महर्षि पतंजलि चित्त की जो है प्रज्ञा जब विकसित होती है तो उसकी 7 भूमियाँ मानते हैं। उसकी व्याख्या दूसरे जो अध्याय है, दूसरा जो पाद है, वहाँ पर हम करेंगे। तो इतने में अभी के लिए हम इतना निश्चित रूप से जान लेंगे कि हाँ, निरोध अवस्था के बीच में अनेक स्टेजेस हैं। जब आप एकाग्रता के लिए निरुद्ध अवस्था के लिए प्रयास करना शुरू करेंगे तो विभिन्न स्तर आएंगे बीच में। आज भी अगले सूत्रों में जब चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी वह चर्चा भी आएगी हमारी। ठीक है ना जी। तो एक दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरी बात पूछी किसी ने कि भाई ऐसा बताइए कि स्मृति वृत्ति और विकल्प वृत्ति एक दूसरे के भीतर ही आ गई हैं। जो स्मृति उठाएंगे, स्मृति वृत्ति उठाई जा रही है, तो उसमें विकल्प वृत्ति साथ ही आई हुई है, यह प्रश्न है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, दोनों वृत्तियाँ भिन्न भिन्न ही हैं। स्मृति को उठाना मात्र स्मृति वृत्ति है, जो पहले से जो अनुभव वाला विषय था उसको उठाना स्मृति है, परंतु उसको आगे कहाँ से जोड़ना, कहाँ से नहीं जोड़ना, उसके साथ में दूसरी चीज़ को संलग्न करना, ये सारा विकल्प का भाग है। विकल्प और स्मृति साथ साथ चलेंगी, मिलकर के चलेगी। विकल्प स्मृति को लेके जाएगा इधर से उधर, क्योंकि शब्द ज्ञानानुपाती है, वह वस्तु नहीं है वहाँ पे। तो इस प्रकार से विकल्प भिन्न है और स्मृति भिन्न है। अब हमारे इस पाठ में 2 प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं। कुछ तो नए हैं, परंतु फिर भी बहुत से लोगों ने योग शास्त्र का अध्ययन किया है। दूसरे वह लोग हैं, वह व्यक्ति हैं कि जिन्होंने नए से ही पढ़ रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले हमारे साथ में न्याय शास्त्र का भी अध्ययन किया है। तो अब जब हम वृत्तियों की चर्चा करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा प्रमाणों के बारे में भी, क्योंकि पहली वृत्ति तो प्रमाण है ना, तो मैं प्रमाण के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा आपको, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे कि प्रमाण को थोड़ा सा जान लीजिए। क्योंकि प्रमाण को जब हम जान लेंगे तो प्रमाण को जानने से हमारे को वृत्तियाँ समझनी आसान होंगी। तो उसको यहीं पर ही हम जान लेंगे। देखो, ये सूत्र अपने मैसेज के आपके स्क्रीन पे दिखेगा, जो ये न्याय दर्शन का सूत्र है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम।
ये प्रत्यक्ष की परिभाषा है। माने प्रमाण होते ना, प्रमाण 3 प्रकार के बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः, प्रमाणानि। ये सूत्र था हमारा, है ना, 6ठा सूत्र है। तो इस सूत्र में जो प्रत्यक्ष बताया वह प्रत्यक्ष वस्तुतः क्या होता है, तो न्याय शास्त्र उसको विस्तार से बता रहा है, उसकी परिभाषा है। तो इस परिभाषा को हम एक बार देख लेंगे और जिससे हमारे मन में प्रत्यक्ष के विषय में बिल्कुल स्पष्ट छवि बन जाए। तो कहते हैं कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। अब इंद्रियां क्या है, जो जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय हैं, ये जो ज्ञान इंद्रिय आँख से हमें देखते हैं, जिस चीज को देखते हैं, जिस वस्तु को देखते हैं, उसको अर्थ कहते हैं। तो वह वस्तु और ये नेत्र, इनका सन्निकर्ष हो जाना, ये पास पास आती हैं। आँख के अंदर से जो किरण आ रही है, वस्तु को जो देख रही है, अब ये दोनों चीजें पास पास आई, वस्तु का भाव आँख के भीतर आया, तो एक भीतर एक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान का नाम है प्रत्यक्ष। परंतु वह कोई भी ज्ञान उत्पन्न हो जाए उसी को प्रत्यक्ष नहीं कहते, उसमें 3 गुण होने चाहिए। माने ज्ञान उत्पन्न हुआ तो एक वृत्ति आ गई अंदर, ठीक है ना, अंदर मस्तिष्क में जो हलचल हुई है ना, जो वृत्ति है, उसी का नाम वृत्ति है वहां पे। तो ये जो ज्ञान वाली वृत्ति है, इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। यदि इसके अंदर 3 क्वालिटीज होंगी, 3 प्रकार के विशेषणों से यदि यह युक्त होगी। तो पहला विशेषण है अव्यपदेश। अव्यपदेश का क्या अर्थ है? अव्यपदेश मतलब वह केवल शाब्दिक ना हो, केवल शाब्दिक ना हो, कहा सुना ना हो। जैसे किसी ने कहा भाई ये कपड़ा तो पुराना कपड़ा है, पुराना वस्त्र है। अब पुराना वस्त्र बिना देखे कह दिया किसी ने और मान लिया, ऐसा नहीं है, दूसरे की सुनी हुई बात नहीं है वो वस्तुतः आपकी इंद्रियों से ही अनुभूति वाली विषय होगा, ठीक है ना। कपड़ा है, वो पुराना है कि नहीं, ये बात नहीं, बिल्कुल स्पष्ट होगी वो बात। दूसरी कहा अव्यभिचारी। व्यभिचार कहते हैं दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने को व्यभिचार कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे के क्षेत्र का मतलब यह है कि आपने किसी चीज को नेत्र से देखा, आपको लगा कि ये वह व्यक्ति है, ऐसा ऐसा है, और थोड़ी देर में यह जो ज्ञान था यह बदल गया, कुछ और हो गया उसका, ठीक है ना जी। अर्थात स्थिर नहीं रहा, बदल गया, परिवर्तनशील हो गया वह ज्ञान जो नेत्र से देखा हुआ था, है ना। तो इसलिए यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाए। प्रत्यक्ष वही है कि जो वैसा वैसा बना रहेगा, ठीक है ना जी। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है इसका, तीसरा जो गुण है वह यह व्यवसायात्मकम। व्यवसायात्मकम का अर्थ है, जैसे आजकल कहते हैं ना व्यवसाय को, प्रोफेशनल है बोले, है। तो माने यह जो ज्ञान है यह संदेह रहित होना चाहिए। जब आपने वस्तु को देखा तो आपके मस्तिष्क में एक निश्चय हो जाना चाहिए, पक्का हो जाना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं वह वैसी ही चीज है। अगर मन में आपके अंदर भ्रम की स्थिति है कि पता नहीं ये है कि नहीं है, लग तो वैसी रही है, पता नहीं है या नहीं है, तो जब तक ऐसी स्थिति है तो इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, कुछ हो रही है वो, ठीक है ना। प्रत्यक्ष वह है जब उसका निश्चय हो जाए और वो चीज बदले भी ना, पक्का ज्ञान हो, तो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तो यह प्रत्यक्ष है, इससे आपके भीतर ज्ञान आता है, मस्तिष्क के भीतर। अर्थात जैसे मैंने कहा, चित्त के भीतर जो ज्ञान जिस वृत्ति से आ रहा है वह प्रमाण वृत्ति है मुख्य रूप से। प्रमाणों से बाहर से चीजें भीतर आ रही हैं, ठीक है ना। आंख से भी आ रही है, आंख भी इंद्रिय है, कान से भी आ रही है, नासिका से भी आ रही है, जिह्वा से भी आ रही है, इन सब से हमारे भीतर ज्ञान आ रहा है, ठीक है ना जी। तो ये तो एक चीज हो गई प्रत्यक्ष, है ना, प्रति अक्ष, आंखों से जो देखा जाता है। दूसरा है अनुमान। तो अनुमान क्या है? अनुमान मतलब प्रत्यक्ष जब दोबारा से प्रत्यक्ष हो रहा है और पूरा नहीं हो रहा, अधूरा प्रत्यक्ष हुआ, आदि वस्तु को देखा और जो शेष वस्तु थी उसके बारे में जान लिया, तो उसको क्या कहेंगे? अनुमान कहेंगे। प्रत्यक्ष के पीछे चलता है, एक वस्तु थी, उस वस्तु का एक भाग दिखा, ठीक है ना। एक व्यक्ति पूरा था, एक व्यक्ति था और उसने उसका केवल चेहरा देखा, तो आपने ये अनुमान कर लिया कि ये पूरा ही व्यक्ति है, ठीक है ना जी। आपने उस व्यक्ति की ध्वनि सुनी, आवाज सुनी, है ना, वाणी सुनी, तो आपने उस आवाज को क्योंकि पहले सुना था और उस व्यक्ति के साथ में वह ध्वनि आती थी, तो आपने अनुमान कर लिया कि चाहे भले ही आंख से देखा नहीं कि वही व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त भूतकाल का भी प्रत्यक्ष होता है। आपने देखा कि ये चीज यहाँ पर पानी गिरा हुआ है, तो बोले जरूर अवश्य किसी ने गिराया होगा यहाँ पे पानी, है ना। तो ऐसे भूतकाल की घटनाओं का भी हम अनुमान करते हैं, ऐसी भविष्य का भी करते हैं।
तो बोले अभी अग्नि के चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर दूध चढ़ा दिया है, गैस ऑन है, तो आपको पक्का अनुमान है कि 10 मिनट के बाद में दूध उफन करके बाहर निकल जाएगा। तो ये भविष्य काल का भी अनुमान हो रहा है आपको, है ना। तो निश्चित हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होता, इसमें भी प्रत्यक्ष के जैसे ही, और हो ही जाता है वो। परंतु पूरी घटना को आप नहीं देख रहे, उसका एक भाग देख रहे हैं, शेष भाग का आप अनुमान कर रहे हैं, जान पा रहे हैं पहली चीज को देख करके, तो इसको कहते हैं अनुमान। तो इससे भी हमारे मन में बहुत सारा ज्ञान आ रहा होता है। ठीक है जी। तीसरा जो है उपमान प्रमाण है। उपमान जो उपमान है, उपमान जो प्रमाण है, उपमान प्रमाण को एक मिनट, उपमान प्रमाण को हम यहां पर विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह प्रमाण विकल्पादि वृत्ति में जाएगा। यहां पर न्याय में प्रमाण यहां पर ही आया हुआ है, परंतु जो चौथा प्रमाण न्याय बताया, शब्द प्रमाण, इसको हम आगम प्रमाण भी समझेंगे। वहां कहा कि ज्ञान दूसरे के माध्यम से आया, दूसरे व्यक्ति विशेष ने हमें बता दिया, ठीक है ना। तो उसके लिए समझाया है कि वह आगम किसके माध्यम से आता है, आप्त उपदेश, उसको ही आगम कहते हैं। आप्त व्यक्ति ने हमारे को कोई बात बता दी, तो उसने जो बात बताई आप्त व्यक्ति ने, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। और वो आने का तरीका दूसरे की तरफ से आया, इसलिए उसको आगम कहा। दूसरे से आया, आगम, आया हुआ ज्ञान, मेरा अपना ज्ञान नहीं था वह। तो आप्त कौन होता है? आप्त वह होता है जो सत्यवादी व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति, जो कभी झूठ नहीं बोलता ना, तो उसी को ही हम आगम कहते हैं। तो यह जो आगम, जो ये व्यक्ति है, आप्त व्यक्ति, इसने जो बात कही वो हमने स्वीकार कर ली, तो इससे भी हमारे मस्तिष्क में ज्ञान जा रहा है, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जा रहा है। उसके जो वाणी के वचन है ना, वो कान के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के अंदर जा रहे हैं। एक वृत्ति है, ज्ञान रूपी वृत्ति, उसकी स्मृति भी बनती है, उसकी सारी चीजें होती हैं। तो हमारा जीवन जो है इस आप्त के उपदेश के माध्यम से बहुत अधिक चलायमान होता है। हम आप्त के माध्यम से बहुत सारा जान रहे होते हैं। तो अब इस प्रकार से इस प्रमाण को समझ लीजिए कि ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं। मैंने न्याय दर्शन की दृष्टि से थोड़ा सा बता दिए, तो अब इसको हम जान लेंगे प्रमाण को, और इसके बाद में मैं आपको दूसरे वाले सूत्र और दिखा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए। तो अब क्या हुआ कि आप ये 3 तरह के प्रमाण हो गए हैं। अब देखिए इसमें योग सूत्र में जैसे आए ना, प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, तो ये आगम वाले 3 प्रमाण हो गए। इन तीनों प्रमाणों से हमने विषय को और गहराई से, गंभीरता से जान लिया। ठीक है ना, विषय हमारे तक पहुंच रहा है, बहुत सारा ज्ञान हमारे तक आ रहा है। हमारी इंद्रियां जैसे ही हम जागते हैं ना, तो खाली नहीं रहती, ये निरंतर कुछ सोच रही होती, कुछ कर रही होती है, निरंतर कुछ ना कुछ भीतर जा रहा होता है। तो ये सारा का सारा एक वृत्ति है जो बाहर से जा रहा है, इसको कहते हैं, इस वृत्ति का नाम है प्रमाण वृत्ति। तो ये प्रमाण वृत्ति मुख्य स्रोत है चित्त के भीतर ऊर्जा का या ज्ञान जो जा रहा है उसका। ठीक है ना, मुख्य स्रोत है प्रमाण वृत्ति। अपने अंदर आंखें बंद करके चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वस्तुतः जो ये मनुष्य है, जो यह व्यक्ति है, यह इस प्रमाण वृत्ति के, इन वृत्तियों के भीतर ही सारे संसार को समेटे हुए है। अपने स्वयं के अस्तित्व को भूल करके इन वृत्तियों में ही व्यक्ति फंसा हुआ है। ठीक है ना। तो दूसरी जो थी विपर्य वृत्ति, उसको और प्रमाण वृत्ति को केवल एक अंतर से समझेंगे कि जो प्रमाण से जो ज्ञान हम तक पहुंचा वो था सही ज्ञान, उपयुक्त ज्ञान, सच्चा ज्ञान। परंतु जब उस ज्ञान में कुछ गड़बड़ हो गई, परंतु हमने यह मान लिया कि सही है, सही नहीं था, किंतु हमने मान लिया कि सही है और उस बात उसको ग्रहण कर लिया, तो इस ऐसे ज्ञान का नाम है विपर्यय है। ये भी वृत्ति और प्रमाण के साथ मिलकर के आ रही है। तो व्यक्ति इस विपर्य वृत्ति के अंदर फंस जाता है। प्रमाण ऐसे फंसा नहीं रहा है आपको, परंतु विपर्य फंसा देता है। ठीक है ना। उदाहरण देखते हैं, आंख से जिस चीज को देखा वो वैसी नहीं होती, बहुत बार कान से सुनी वो वैसी नहीं होती। तो जो अनुमान है, वह जो अनुमान वाली वृत्ति है, वह वृत्ति हमारे साथ ये दोषपूर्ण वृत्ति हो जाती है विपर्य के अंदर, तो वह विपर्य हो जाएगा। जीवन में हम बहुत से अनुमान करते हैं, परंतु शुद्ध अनुमान नहीं होते, इसलिए हमारी बड़ी हानि होती रहती है।
हम लोग मानते हैं, उदाहरण के लिए कहते हैं कि ये मैं कार्य करूंगा तो भविष्य में मेरे साथ में ये फल मिलेगा। इस भविष्य में होने वाले फल का हम अनुमान करते हैं और देखिए उस अनुमान के रूप इस प्रकार की नौकरी करूंगा तो मुझे इस प्रकार का सुख मिलेगा, है ना। परिवार के अंदर ऐसा कार्य करेंगे तो मुझे इस तरह के फल मिलेंगे। वो व्यक्ति चलता रहता है और इस प्रमाणों के, इस वृत्ति के भीतर फंसा रहता है व्यक्ति, और उसको उपयुक्त फल नहीं मिलते तो उसको बहुत से दुख होते रहते हैं, ठीक है ना। तीसरी जो चीज है वो भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति ने आपको बता दिया कि ऐसा करने से ऐसा फल मिलेगा, वहां जाओ तो वह चीज मिलेगी, जीवन में इस प्रकार के कर्म करो तो इस प्रकार का फल आपको मिलेगा। और वो व्यक्ति आप्त पुरुष नहीं है, वह व्यक्ति सच्चा व्यक्ति नहीं है। और वो जो व्यक्ति सच्चा नहीं है और उसने बता दिया और हमने मान लिया, क्योंकि संसार में आप्त होने का दंभ करने वाले व्यक्ति बहुत अधिक हैं। सुझाव देने वाले व्यक्ति, आपको जैसे कहते हैं ना हम लोग के फ्री की सलाह देने वाले व्यक्ति बहुत सारे होते हैं और वो बहुत सारी सलाह देते रहते हैं और वो सलाह सही नहीं होती हैं और जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, जीवन में ना बड़े भ्रमित होते हैं, है ना। जो सच्चे मार्गदर्शकों का अभाव होता है। तो ये जो वृत्तियों को ठीक से जान लेना, प्रमाण को ठीक से जान लेने से जीवन की में बड़ी सारी सुगमता हो जाती है। हमें पता चलता है कि वस्तुतः हमारा मस्तिष्क कहाँ उलझा हुआ है, हम कहाँ पर अपने आप को उलझाए हुए हैं, जिससे हम जब आंख बंद करके बैठते हैं तो हमारी वृत्तियां सरल नहीं होती है, सुलझती नहीं है। एक और उदाहरण लीजिए, आप लोग ध्यान अवश्य करते होंगे, कुछ ना कुछ ध्यान में रुचि तो अवश्य होगी सभी की। आंख बंद करके बैठने का भी प्रयत्न हम लोग अवश्य करते होंगे, परंतु आंख बंद करते ही मुझे तो ऐसा बताते हैं, मुझे तो कई लोग ऐसा बताते हैं कि जब जी आंख बंद करके हम प्रयास करते हैं तो हमारे को तो विचार ज़्यादा सताते हैं, ज़्यादा विचार आने लगते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा भी अनुभव होता है, ठीक है ना जी। तो इनके लिए हम ऐसा बताते हैं, उत्तर यही है कि देखो, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की ऐसे बात करता हूँ वृत्तियों को समझाने के लिए, तो उसमें यदि आपने अपने को बहुत सारी कमांड्स दे दी हैं, बहुत सारी, जैसे कंप्यूटर में कमांड दे दी, लैपटॉप में कमांड दे दी, बहुत सारी, एक के बाद एक संकल्प करते चले गए, पूर्णता हो नहीं रही है, तो वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो हैंग होना शुरू हो जाता है, लटक जाता है बीच में। परंतु फिर वो कहते हैं ना, जैसे किसी के पास, ऑपरेटर के पास जाएंगे ठीक कराने के पास, मैकेनिक के पास में जाएंगे या कोई बताएगा, तो हम लोगों को कहा जाता है, बोले इसको एक बार स्विच ऑफ कर दो, है ना, बंद कर दो। तो बंद होता है तो देखो क्या होता है, एक एक करके सारी कमांड्स बंद होती हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, ठंडा हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने अपने चित्त में बहुत सारी कमांड दे रखी है, बहुत भर रखा है, इसमें इतनी सारी चीजें भर रखी है संकल्पों से, ये भी करना है मुझे, ये भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। पहले की तो थी ही थी, और प्रतिदिन 10-20 अपनी नई भी दे देते हैं और बहुत सारी होती हैं। तो जब तक उनका निराकरण नहीं होगा तो तब तक आपका शांत नहीं होगा। तो जो ये बहुत सारे विचार आते हैं ध्यान करते समय, तो यह जो विचार हैं, ये विचार आपको ध्यान की ओर ले जा ही रहे हैं। आपकी शांत करने की, शांत होने की जो प्रक्रिया है, उसका एक ये भाग मात्र है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इनको जानेंगे, इन विचारों को समझेंगे। आंख बंद करके हम लोग विश्लेषण अवश्य करेंगे, ठीक है ना जी। जब योग शास्त्र हम पढ़ना शुरू करे हैं और लगभग 1.5-2 महीने तक ये चलेगा, तो तब तक हमारे को बहुत सारे अनुभव होने चाहिए, वृत्तियों की पहचान होनी चाहिए। यदि पहचान होगी तो किस वृत्ति को किस प्रकार से रोका जा सकता है अथवा नहीं रोका जा सकता, इस प्रकार से हम उसको देख पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे को खोजना है, आंख बंद करके बैठेंगे और खोजना है, ये जो विचार चल रहे कौन सी वृत्ति है, किस किस वृत्ति का इसमें संयोग है, कैसे कैसे, थोड़ी बहुत चर्चा और करेंगे भाई, वृत्तियों को और पढ़ते हैं थोड़ा सा। तीसरी वृत्ति जो थी, इस वृत्ति को कहते हैं कि विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति के विषय में हमने आपको बताया था कि जो चिंतन है ना, उसको विकल्प कहेंगे। अब चिंतन के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले बताया था, अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं कि इधर से इधर तक जो ले जाने का कार्य है, यह विकल्प है। इससे इसको जोड़ने का कार्य, अंदर के 2 पॉइंट्स को जोड़ने का कार्य विकल्प है, यह विकल्प वृत्ति है। ज्ञान का आना, अंदर तक पहुंचना, है ना, उसका एक छोटा से बिंदु रूप में प्रकाशित होना, वो प्रमाण है। इसी प्रकार से विपर्यय भी है, परंतु
उसको एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लेके जाना, जोड़ने का कार्य विकल्प कर रहा है। ठीक है ना, चाहे वो शब्द है, शब्द ज्ञान है, आंखें खुली हुई आंखों से जो आ रहा है वो तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण और विपर्य आ रहा है, इंद्रियों के माध्यम से अंदर जो आ रहा है वो विपर्य और प्रमाण आ रहा है। ठीक है ना, या तो प्रमाण है शुद्ध रूप में, नहीं तो विपर्य है। परंतु भीतर जो गतिविधि शुरू हो रही है, जो ले जा रहा है, लाने का जो कार्य है, एक से दूसरे को संबंध बनाने का कार्य है, उसको कहते हैं विकल्प। ठीक है जी। और जो प्रत्यक्ष की छाप जो अंदर चित्त पे चिपक गई है, या विपर्य की जो छवि अंदर आ गई है, विपर्य वृत्ति जो देखा था वो चिपक गया, छप गया, स्टोर में चला गया, उसका नाम है स्मृति। ठीक है जी, वह स्मृति रूप में स्टोरेज में चला गया। अभी स्मृति नहीं है, ये तो स्टोरेज होगी, उसकी अंदर चली गई वो। अब उसको अंदर से उठाया हमने, तो उठाने का नाम स्मृति है। पहले वाले प्रत्यक्ष उठा लिया, अब किससे किसको जोड़ा, कब किसको जोड़ा, किससे जोड़ा, यह सारा कार्य विकल्प कर रहा है हमारा। ठीक है ना, तो ये चार वृत्तियां मुख्य हो गई। प्रमाण और विपर्य को तो एक साथ समझेंगे हम, एक तरह की चीज ही है। ठीक है ना जी। अब जो तीसरी वाली वृत्ति थी विकल्प वाली, वो अंदर की हलचल है। ये इसी प्रकार का कार्य मन करता है। तन्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, कल्प है वहां पे, ये विकल्प है, वहां संकल्प है। संकल्प माने अच्छी तरह ही मन जुड़ भाई। तो ये जोड़ने का जो कार्य है ना, इस वृत्ति को ही लगभग, ये जो परिभाषा मन की विकल्प वृत्ति ही है, इधर से इधर को जोड़ने का। तो चित्त के भीतर ही है, तो मन तो चित्त के भीतर ही है। ठीक है ना, तो ये जोड़ने का कार्य, जो भागदौड़ का कार्य है ना, निरंतर कर रहा है, इस विकल्प वृत्ति के माध्यम से हो रहा है, यही मन है लगभग, ऐसा मानना चाहिए। अभी शेष जब इसमें विशेष रूप से आएगा तो मन को अलग से समझेंगे। ठीक है ना, विशेष रूप से आएगा एक स्थान पे तो वहां बताऊंगा और डिटेल में, परंतु वृत्ति रूप में ऐसे समझिए। अभी जहां मन का प्रकरण है वहां मन को बोलेंगे। तो अब देखिए, ये तीन वृत्ति होगी। इसी प्रकार से स्मृति को भी देख लीजिए। प्रत्यक्ष, विपर्य और स्मृति, ये तीन चीजें एक तरह की हो गई हैं। ठीक है ना जी। स्मृति है पास्ट वाला ज्ञान, जो पहले हम कर चुके, वो तो होगी स्मृति। ठीक है जी, जो पास्ट का हो गया था वह स्मृति है। ठीक है ना जी। और जो सामने सीधा सीधा आ रहा है वो जो क्या है, प्रत्यक्ष और विपर्य है। ठीक है जी। अब स्मृति के अंदर भी प्रत्यक्ष और विपर्य है, दोनों है, और इनका उलझन भी है, जाल भी बना हुआ है। फिर क्या करेगा, विकल्प से इधर से उठा के उधर जोड़ देगा, उधर से उधर जोड़ देगा, अंदर के बहुत सारे कनेक्शन विकल्प के माध्यम से बन रहे होंगे। और अब निद्रा को और समझना है ना। पिछली कक्षा में भी ये शंका करी थी कि बोले निद्रा वृत्ति है या नहीं है। निद्रा के बारे में बताया, थोड़ा सा बता करके, और इन वृत्तियों के जाल के अंदर निद्रा कैसे आ रही है ये और बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, निद्रा के बारे में बताया कि निद्रा तो शून्यता है, अर्थात आप सब कुछ भूल जाते, ब्लैंक हो जाते हैं, इसका नाम निद्रा वृत्ति है। निद्रा का मतलब केवल सोना नहीं है, सब भूल जाने का नाम है। अब ये निद्रा वृत्ति भी दिन में भी आती रहती है हमारे को, ऐसे वाली वृत्ति, और ध्यान में भी आती रहती है, लगभग सबको अनुभव होता है। उदाहरण के लिए देखिए, अब हमने विकल्प वृत्ति से हमने एक मन में एक संकल्प किया कि वो मुझे इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर चिंतन करना है। जब मुझे इस विषय के ऊपर चिंतन करना है तो मैंने विचार करना शुरू किया उसी विषय के ऊपर। तो कुछ मैंने स्मृति उठाई, कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा, कुछ उसमें विपर्य मिला हुआ था, तो उस पर चिंतन कर रहे थे, खोजबीन चल रही थी विकल्प वृत्ति और इसकी स्मृति के माध्यम से। कहीं और कुछ सुना था, पढ़ा था, किसी ने प्रत्यक्ष देखा था, कुछ अनुमान था हमारा, और भीतर अनुमान भी हम कर रहे थे, और तीसरा किसी के शब्द प्रमाण भी थे, चाहे वो सही या गलत थे, उन सबको मिला रहे थे। तो बड़ा जोर लग रहा था मस्तिष्क का। चलते चलते क्या हुआ कि कुछ और विचार आ गए, थोड़ी देर के लिए भूल गए, पता ही नहीं चला कहाँ पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद में हमें याद आता, रे हम तो ये बात सोच रहे थे, अभी कहाँ चले गए हैं। तो ये बीच में ना कुछ सेकंड्स का ब्लैंक भी होता है, बीच बीच में छोड़ जाते हैं हम सारे सिस्टम को, है ना। जैसे कि हम रेस चला रहे हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलेटर पर पैर है, और वो जो पैर है वो कभी कभी आप छोड़ देते हैं उस पर, वो अपने आप चल रही होती है, भूल गई सब कुछ चीजें। तो यह ध्यान के भीतर भी कभी कभी ऐसे निद्रा का झटका आता है। शारीरिक रूप से निद्रा नहीं है, ये वो ही है, चित्त के अंदर निद्रा वृत्ति बीच में आ जाती कभी कभी हमारे। 1 घंटे के ध्यान में 2-4 बार तो आ ही जाता है, बिल्कुल भूल जाते हैं। कभी कभी विशेष रूप से तो पता चलता है हमारे को, 5-5, 10-10 मिनट भी आ जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो केवल सोने में ही नहीं, अभी ध्यान के भीतर भी ये निद्रा वृत्ति आती है ना। इस निद्रा वृत्ति का निराकरण होना चाहिए। वृत्तियां अपने नियंत्रण से जैसे चाहे वैसे ही होनी चाहिए, उनका तभी सदुपयोग हम कर पाएंगे। तो अब मैंने 5 वृत्तियों का एक प्रयोगात्मक स्वरूप बताया, कैसे हमारे मस्तिष्क में चल रही हैं। अब हम लोगों का यह कार्य है
कि हम लोग किसी भी विषय के ऊपर चिंतन करें तो आप लोगों को यह प्रयोग करना है, हम सभी को लिखने का भी प्रयास करिए। हाँ जी, लिखने का भी प्रयास कीजिए कि किसी एक विषय पर जब यह जो वृत्तियां चली हैं तो वो किस किस प्रकार चली, कितनी वृत्ति स्मृति थी, कैसे विकल्प आया और कहाँ निद्रा आई। बीच में निद्रा तो वैसे ही आ जाएगी, बीच में ब्रेक लगेंगे अपने को। कितना विपर्यय था, कितना प्रत्यक्ष था, कितना अनुमान था, कितना शब्द था, आगम था। तो ऐसे ऐसे करके इन वृत्तियों के जो अपने भीतर जो चल रहा है उनको अब तोड़ने का प्रयास करिए, जटिलता को सुलझाने का प्रयास करिए। कुछ कार्य करेंगे, होमवर्क करेंगे। जैसे मैंने विचार किया, मैं उदाहरण देता हूँ, कुछ उदाहरण ले सकते हैं। मुझे मान लीजिए बाजार से सामान खरीदना है, ठीक है जी। अभी मेरे मन में ये आया, मुझे बाजार से एक पेन खरीदने जाना है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अब इस एक छोटी सी चीज़ है ये, एक पेन खरीदना बाजार से। तो जब बाजार से पेन खरीदना, हमने इतना सोचा, ठीक है जी। अब पेन खरीदना, अब दो चीज़ होगी, बाजार, पेन और खरीदना। अब बाजार आते ना हमारे मन में, देखो अब स्मृति वृत्ति शुरू हो गई है। ध्यान से देखेंगे, बाजार, कौन से बाजार? शॉपिंग मॉल है, छोटा बाजार है, छोटी दुकान है, घर के पास वाली है कि नहीं है, दूर की है कि नहीं है। तो सारे के सारे जो पहले की जो प्रमाण वृत्ति थी ना, उसकी स्मृति उठनी शुरू हो गई अंदर अंदर से। अब की पुराने में जाना, अब थोड़ी देर के लिए सोचिए तत्काल कब गए थे, कहाँ गए थे, और फिर देखिए उससे जुड़ी हुई और स्मृति आएंगी। वो पेन अच्छा था कि नहीं था, कौन सा पेन खरीदना, कितने रुपए का खरीदना, जिसका रिफिल अच्छा था नहीं था, इंक कैसी थी, रंग कैसा था, वो ठीक था या नहीं था, अरे उसने तो मुझे ठग लिया था, उसने तो ज़्यादा महंगा दे दिया था, अरे बड़ा सस्ता दे दिया था। ये विपर्य की तरह की बातें हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में हो रहा है, कहाँ जाऊँ मैं, किससे मुझे लाभ है, ठीक है जी, किससे मुझे लाभ है, किस पेन से लाभ है, ये विचार करेगा, ठीक है ना जी। तो ये विचार करना शुरू किया तो विकल्प शुरू हो गया भीतर, वो लें कि ना लें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। फिर ये किसके लिए खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? मुझे बोले गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है, क्यों देना है? बोले किसी को गिफ्ट देना, उससे मुझे ये लाभ होगा। नहीं जी, हमें इससे अच्छा लिखना है, इसलिए मैंने क्लिष्ट और अक्लिष्ट भाव भी वहां पर इस पेन के खरीदने के पीछे। तो इस तरह से जो वृत्तियों का जो जाल है, यह जाल हमारे को समझा रहा है, हमारे को बता रहा है कि हमारे चित्त की संरचना कैसी है। 2 भाव, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और शेष 5 विभाग वृत्तियों के। इस प्रकार से इन सबको हटा देना, तोड़ देना। निद्रा तो बीच बीच में आएगी ही, ये निद्रा मूर्छा जैसी ही है, कृत्रिम नहीं, ये स्वाभाविक आ रही है। ये वृत्ति रूप में कृत्रिम बाहर से इम्पोज कर दी जाती है, इंजेक्शन से डॉक्टर करता है, वह नहीं, ठीक है ना। पर टूट जाना, कुछ क्षण के लिए होना, कुछ अधिक होना, ये सब निद्रा के अंदर भाव आएगा। आप चेतना या जो ज्ञान शून्य हो जाते हैं उस समय पर, यह निद्रा वृत्ति है। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा वृत्तियों का स्वरूप बताया। ये वृत्तियों का स्वरूप ही योग दर्शन की आत्मा है, ये मान लेना। इनके स्वरूप को अगर आप पकड़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका आधा योग दर्शन तो हो गया यहीं पे। योग सूत्रकार जो बताना चाह रहे थे कि चित्त वृत्ति निरोध, तो निरोध करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे, ऐसे वृत्तियों को तोड़ नहीं पा रहे हो, इनको मैंने कहते डिकोड करना, उसको खोल दिए क्यों हो रहा है, इस संरचना को देख लेना, जान पाना इन वृत्तियों के भीतर, तो बहुत बड़ा कार्य उपलब्धि होगी। तो हमें थोड़ी देर के लिए दृष्टा भाव में बैठना अवश्य चाहिए। प्रतिदिन आंख बंद करके देखें, जो वृत्ति आई उसको चिंतन करें, कौन सी वृत्ति है। सबको ऐसा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अपना ही तो चित्त है, किसी दूसरे का थोड़ी ना है। हमने अपनी तो गाड़ी है, उसको अच्छे से चलाना है, उसको अच्छे से चलाना सीखना है, जानना है। तो जो सारी की सारी वृत्तियां आपने देख ली और जान ली, अब स्वाभाविक प्रश्न यह उत्पन्न हो रहा है कि इनको रोकें कैसे होगा, इनको रोकने का तरीका, उपाय क्या है इनको रोकने का। तो जो रोकने का उपाय है ऋषि पतंजलि जी स्वयं बता रहे हैं। और ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर पतंजलि जी के योग सूत्र पढ़ रहे हैं। माने पतंजलि जी के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब पतंजलि जी के अनुसार चलेंगे तो योग सूत्र सरल होंगे, वो परस्पर ही सूत्रों से अपने शब्दों की पुष्टि करते चलेंगे। ये अपनी आप में एक विशेष विधि है इस सूत्रों को पढ़ने की, जानने की, ठीक है ना। शेष तो व्याख्याएं बहुत अधिक हैं, उनको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अब हम अगले सूत्र की तरफ चलेंगे, आज का सूत्र है ना। आज के सूत्र क्या है, नया सूत्र आता है, यहाँ से प्रारंभ होता है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ठीक है जी, अभ्यास वैराग्याभ्याम।
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य से तत् निरोध है, तत् उन चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात, आसान बात है। अभ्यास से और वैराग्य से उनका निरोध कर दो। अभ्यास और वैराग्य से रुक जाएंगी वृत्तियां। अच्छा जी, तो ये सब कुछ रुक जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल रुक जाएंगी, ऋषि ने कह दिया। तो जी कैसे रुकेंगी? तो जी अभ्यास से रुक जाएंगे। अभ्यास क्या होता है? अभी अभ्यास तो हम सबको पता है। अभ्यास का क्या होता है? बोले प्रैक्टिस होती है। रोकने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सभी को परफेक्ट करती है। मैन का मतलब मनुष्य जाति, स्त्री पुरुष दोनों आगे मैन में सबको परफेक्ट हो जाता है ना। अभ्यास से करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जड़मति भी सुजान हो जाता है, मूर्ख भी बुद्धिमान योग्य हो जाता है ना। हम लोग तो फिर भी इतने जड़मति नहीं है, फिर भी पढ़े लिखे हैं। तो हम लोगों की वृत्तियां अगर समझ में आती हैं तो क्यों नहीं रुकेंगी? वो वृत्तियां सारी सारी रुक जाएंगी हमारी भी, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उन चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। अभ्यास समझाएंगे पहले। ऋषि स्वयं समझा रहे हैं, हमने अपना परिश्रम नहीं करना है, वो जो बता रहे हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो अभ्यास क्या होता है? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास है, अगला सूत्र आ गया। तत्र माने वहां पे, वहां उस स्थिति के लिए, निरोध वाली स्थिति के लिए जो पुरुषार्थ करना है, जो प्रयास करना है, वो सारा का सारा प्रयास अभ्यास कहलाता है। वह अभ्यास स्वाध्याय का भी हो सकता है, आंख बंद करके बैठने का भी हो सकता है, चिंतन मनन का भी हो सकता है। उस सारे का नाम अभ्यास है। तो चित्त की उस स्थिति के लिए जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो सब अभ्यास कहलाता है, ठीक है ना जी। किसी भी वस्तु की उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, वो सारा प्रयास अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास में एक विशेष बात होती है, बार बार करी जाता है एक ही कार्य। जब तक परफेक्शन नहीं आती, जब तक प्रवीणता नहीं आती, तब तक उस अभ्यास को हम बार बार करते हैं। फिर से क्या, एक बार गलती हो गई, आज चित्त शांत नहीं हुआ, नहीं पता चला, कोई बात नहीं, कल होगा, तीसरी बार होगा। इसको इस तरह से समझिए कि आप सबने कभी साइकिल चलानी सीखी होगी। साइकिल गिरती है, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरती है। अगर व्यक्ति यूँ सोच ले कि ये साइकिल में मैं चला ही नहीं सकता, तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए वो निरंतर अभ्यास करता है। कोई भी खेल है, कोई भी विद्या है, उसके अंदर अभ्यास की प्राथमिकता है। तो बोले इसी प्रकार से चित्तवृत्ति का भी अभ्यास होता है, कोई विशेष बात नहीं है। चित्तवृत्ति का जो अभ्यास है, इस अभ्यास से आप वृत्तियों का रोक सकते हैं, चित्तवृत्ति को रोक सकते हैं, निरोध कर सकते हैं अभ्यास से। केवल इसी अभ्यास से, क्या अभ्यास है कि क्या है, वृत्तियों को देखते रहो, पकड़ते रहो, हर रोज प्रयास करते रहो, इतने से रुकना शुरू हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, कई दिन में होगा। तो किसी ने कहा जी इसमें तो बड़ा जोर लगता है जी, बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो कैसे रुकेगा, होगा क्या? तो इसके लिए फिर अगला सूत्र बताया, अभ्यास की विशेषता बता रहे हैं। क्या विशेषता बता रहे हैं अभ्यास की? कि सतु दीर्घ काल, अगला सूत्र पढ़ रहा हूं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि है। कि यह जो अभ्यास है, यह अभ्यास दृढ़ भूमि कहलाता है। दृढ़ भूमि क्या होती है बताऊंगा आपको। देखो, आप जब गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कोई भी गाड़ी समझ लीजिए, तो अब शुरू में तो अभ्यास कर रहे थे आप इसका, पर अभ्यास करते करते आपकी ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको अभ्यास करने में आनंद आने लग गया। उस काम को करने में, काम भी पूरा आता भी नहीं, परंतु उसको करने में, सीखने में मजा आने लग गया। आप उस अभ्यास को एंजॉय कर रहे हो, आनंदित होकर कर रहे हो। तो इस प्रकार की स्थिति जब अभ्यास की हो जाए तो मान लेना कि दृढ़ भूमि हो गई है। अब आपको जोर नहीं लग रहा अभ्यास करने में, परिश्रम खूब करते हैं, व्यायाम करने वाला खूब व्यायाम कर रहा है, शरीर में पीड़ा भी हो रही है, परंतु उस पीड़ा में भी उसको आनंद आ रहा है। तो ऐसा स्तर जब आ जाए अभ्यास का, तो इसको मानना चाहिए कि दृढ़ भूमि अभ्यास है। परंतु ऐसे ही नहीं आएगा ये, इसके लिए 3 चीजें हैं जो इस सूत्र में शुरू में बताई कि वह जो अभ्यास वो अभ्यास तो दृढ़ भूमि कब होगा? नंबर 1 बात, दीर्घ काल तक किया जाएगा। दीर्घ काल, लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, कुछ महीने, कुछ साल करना पड़ सकता है, ठीक है ना। दीर्घ काल, पहले से सोच लेना।
देखो, लंबा उद्देश्य तभी मिलता है, छोटे से एक परीक्षा पर की भी तैयारी करते हैं तो भी हमारे को 1-2 साल तक की, कहते हैं ग्रेजुएशन करनी है तो 3 साल में होगी, तो पहले साल से तीसरे साल की तैयारी करते हैं ना, तभी उसका वास्तविक रिजल्ट आता है। ठीक है ना, तो 2-2 साल तो ऐसे ही एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाता है हमारा। तो बोले चित्तवृत्ति निरोध में कोई थोड़ी ना कल परसों में हो जाएगी। जिस प्रकार से कई बार हमारे जो नए विद्यार्थी हैं वो शंका करते हैं ना, गुरुजी कुछ नहीं हुआ मुझे तो आज, तो मैंने तो खूब जोर लगाया, आज कुछ ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके थोड़ी ना चित्तवृत्ति का निरोध होगा, तो दीर्घकाल चाहिए। ठीक है ना, आप एक ऐसी मशीन को, एक ऐसे यंत्र को नियंत्रित करना, चलाना सीख रहे हैं, उसकी संरचना को जानना सीख रहे हैं कि जो आपके अस्तित्व को ही रूप देने वाला है, आपके अस्तित्व को बताने वाला, आपका समस्त संसार यही है, अर्थात सबसे बड़ी मशीन यही है। इसको आज तक साइंटिस्ट कोई मिलकर के समझ नहीं सकते, इतनी बड़ी मशीन है। आप उसको रोकने का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसको आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि 1 दिन में हो जाएगा अथवा 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं, दीर्घ काल तक का हमारे मन में भाव होना चाहिए कि लंबे काल तक करेंगे, तो इससे फिर हमारे को निश्चय होगा, स्वरूप प्रतिष्ठा होगी और बीच में बहुत सारी और उपलब्धियां भी होंगी। दूसरी चीज नैरंतर्य में निरंतरता, लगातार कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अब हम में से भी बहुत से लोग हैं जो संध्या, उपासना, ध्यान आदि करते हैं और उनको उपलब्धियां नहीं होती हैं अगली। क्यों? क्योंकि कभी कभी छोड़ देते हैं, कभी कभी करते हैं। बोले 4-5 दिन क्या, 2-3 दिन छुट्टी कर ली, है ना, क्योंकि कोई दूसरा तो बताएगा नहीं अपने चित्तवृत्तियों के अभ्यास के बारे में। तो हमारे को जो यह अभ्यास है इसमें निरंतर भी रहना पड़ेगा अगर ये उपलब्धि प्राप्त करनी है तो। ठीक है, निरंतर रहे, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए हमारी। तीसरी चीज है सत्कार आसेवित, इसका सेवन करना, इस अभ्यास का कैसे करना, सत्कार से करना, श्रद्धा से करना। सत्कार मतलब श्रद्धा है, तो श्रद्धा से इस अभ्यास को करना। ठीक है जी, इस अभ्यास को करना, चित्तवृत्तियों को रोकने के अभ्यास को श्रद्धापूर्वक करना दीर्घकाल और निरंतरता से, तभी यह अभ्यास फलीभूत हो पाएगा। हम लोग भी जब अभ्यास करते हैं तो उसमें, अब आपने कई बार देखा होगा कि अपने से ही परिचित बहुत से लोग होते हैं, लंबे समय से योगाभ्यास कर रहे हैं। योगाभ्यास से मेरा यहाँ तात्पर्य है ध्यान का अभ्यास, चित्तवृत्तियों से संबंधित अभ्यास कर रहे हैं, मंत्र जप आदि कर रहे हैं, 20-30 साल हो जाते हैं। और आप देखेंगे उनके चित्त की स्थिति के अंदर विशेष उपलब्धि नहीं होती, स्तर वहीं के वहीं रहता है। कारण निरंतरता भी कई बार लगती है, निरंतरता भी है और दीर्घ काल से भी कर रहे हैं। तो फिर भी क्या हो रहा है, तो फिर पता यह चलता है, ओहो बिना श्रद्धा के कर, औपचारिक कर दिया, टाइम पास के लिए कर दिया। भाई संकल्प दे रखा है, व्रत करना है, उपवास करना है, कर लिया, इतने मंत्रों का जप करने कर दिया। मंत्र जप करते हैं, उधर दूसरा कार्य हो रहा है मन में, है ना, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, है ना। तो इस प्रकार से नहीं करेंगे। हमने जो जप करना है, हमने जो अभ्यास करना है, वह जो अभ्यास हो श्रद्धापूर्वक होगा। चाहे कोई भी अभ्यास करेंगे, जब तक अभ्यास में श्रद्धा नहीं है तब तक वह अभ्यास विशेष फलीभूत नहीं होता है जी। ठीक है ना, तो विशेष फलीभूत अभ्यास करने के लिए ये 3 चीजें आवश्यक हैं। और जब 3 चीजों से युक्त हो जाता है अभ्यास, श्रद्धा भी बहुत है, लंबा समय भी हमने मान के चले हैं और बीच में उसकी निरंतरता को हम बाधित भी नहीं होने दे रहे हैं, तो ऐसा अभ्यास दृढ़ भूमि अभ्यास कहलाता है। बड़ा ही फर्म मजबूत अभ्यास होगा और उस अभ्यास को करने में भी आपको मजा आएगा। ये अभ्यास ही आपको आगे बढ़ा देगा। आप प्रातःकाल 4 बजे उठने का, मान लीजिए जल्दी उठने का अभ्यास करते हैं इसी प्रकार से, तो मान लीजिए किसी दिन आलस्य आएगा भी तो भी आपकी आंखें खुल जाएंगी। स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं हो तो भी आंखें खुल जाएंगी और आप आगे बढ़ जाएंगे, श्रद्धा से किया हुआ है। तो ये मैंने थोड़ा सा अभ्यास के विषय में बताया। अभ्यास विषय का ऊपर और भी लंबी चर्चाएं हो सकती हैं, आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसको हम ले लेंगे, परंतु मुझे थोड़ा सा आज वैराग्य के बारे में बताना है। फिर ना इसको पूरा हम अगली कक्षा में करेंगे, परंतु वैराग्य को और समझेंगे। ठीक है जी। और अभ्यास और वैराग्य के बीच में एक संबंध है, उस संबंध भी बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट संबंध, अभ्यास और वैराग्य के बीच का संबंध, उसको बाद में बताऊंगा। पहले वैराग्य समझिए। वैराग्य सूत्र देख लीजिए, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वशीकार संज्ञा, पीछे से चल रहे हैं हम, वश में रहना, ऐसी स्थिति होना कि जो वश में है। क्या?
दृष्ट और आनुश्रविक विषय। हमारे सामने दो प्रकार के विषय होते हैं जिनका व्यक्ति भोग करता है, जिनको वो प्राप्त करना चाहता है, भोग करना चाहता है। दो प्रकार के होते हैं, दृष्ट और आनुश्रविक। दृष्ट विषय वह विषय है जो आपने स्वयं देख लिए हैं, जो आपने स्वयं अनुभव कर लिए हैं, जो आपने स्वयं देख लिए हैं विषय, ठीक है जी, उनको कहते हैं दृष्ट विषय। उदाहरण के लिए, अब ये ऐसे में बहुत सारे विषय होते हैं, आप अपने अपने दृष्टि से जिन जिन विषयों में आपका आकर्षण है उन उन विषयों में से उदाहरण ले लीजिए। मैं आपको एक स्थूल रूप में भोजन से संबंधित कोई उदाहरण दूंगा, है ना। आप लोगों को किसी किसी व्यक्ति को मीठा खाना पसंद है, किसी किसी को नमकीन या चटपटा खाना पसंद होता है, तो ये दृष्ट विषय है, दृष्ट विषय है, अनुभव वाला विषय है। अब आगे शब्द कहा वितृष्णा, इस विषय में वितृष्णा हो जाए, दृष्ट विषय में तृष्णा ना रहे, भोग की इच्छा नहीं रहे। अब व्यक्ति को देखा, भोग की स्थिति बाई, वो तुरंत उसका भोग करना शुरू कर देता है ना। चाट पकोड़े, गोलगप्पे, ऐसा जिसको रुचि हुई उसको तुरंत खाना शुरू कर देता है। नाम सुनते ही ना ओहो खूब खाए तो जिह्वा में पानी आ गया, यहीं से भोग प्रारंभ हो गया, भीतर इतना कठोर संस्कार बैठा हुआ है, इतनी तृष्णा है। तो कहते हैं कि दृष्ट विषयों से, जितने जितने स्वानुभव के विषय हैं उन उन विषयों से जब आपको वितृष्णा हो जाए, तृप्ति हो जाए, प्यास मिट जाए, प्यास मिट जाए, तो उस स्थिति को कहते हैं वैराग्य। ठीक है, ऐसी स्थिति का नाम वशीकार संज्ञा, उस पर नियंत्रण आ जाना उस तृष्णा के ऊपर, तो इस स्थिति का नाम है वैराग्य। दृष्ट विषयों के साथ में जो भी आपके अनुभव के विषय हैं, तो बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर बोले ये क्या है, बोले ये होते ही ना होगा ये कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, चित्त वृत्ति रुक जाएगी। क्योंकि चित्त वृत्ति जो भाग रही है वृत्ति, वो भोग के लिए तो भाग रही है, वो कुछ खाने पीने के लिए भाग रही है असल में तो। यह है दृष्ट विषय। दृष्ट माने जो देखा गया विषय, स्वयं का अनुभव किया गया विषय, वह दृष्ट विषय। वो पांचों इंद्रियों से संबंधित हो सकता है, ठीक है जी, और इनका जोड़ा भी बना के कर सकते हो, वो सब दृष्ट विषय होता है। दूसरा और महत्वपूर्ण विषय है, इससे बड़ा विषय है, आप अनुभव करेंगे, आनुश्रविक विषय, सुना सुनाया विषय, किसी दूसरे ने बता दिया विषय, तो दूसरे का अपना अनुभव का नहीं था, उसके प्रति तृष्णा, ये बहुत बड़ी तृष्णा होती है। हम कई बार इस आनुश्रविक को ठीक से समझ नहीं पाते और योग सूत्र पूरे पढ़ लेते हैं। आनुश्रविक जो विषय है ये ज्यादा बड़ा विषय है। मान लीजिए आपको 10 साल के बाद में क्या बनना है, आपका तो दृष्ट विषय है ही नहीं ना, ये आपका स्वयं का अनुभव तो है ही नहीं, परंतु दूसरे व्यक्ति ने हमें बता रखा है कि 10 वर्ष के बाद में ऐसे कर होता है, ऐसे होता है। उस आनुश्रविक विषय के साथ हम चिपके पड़े हैं, हमें बता दिया कि विदेश में जाकर के ये उपलब्धि होती है, हवाई जहाज में बैठ के ऐसा लगता है, वो फलाने 5 स्टार होटल में ऐसा लगता है, वहां भोजन करके ऐसा लगेगा, ये आनुश्रविक विषय हो गया, है ना। वहां पर जाकर के इतने महंगी चीजें खरीदनी, इतना महंगा, आदि आदि बातें। तो ये आनुश्रविक विषय, इनकी तृष्णा बड़ी भारी होती है। ये मैंने उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के साथ में आप आपके साथ आपके जो संस्कार है उनसे आप तुलना करना, ये प्रायोगिक हो जाएगा फिर योग दर्शन हमारा, ठीक है ना, योग सूत्र। तो इस पर लिस्ट कर लेना आपके आनुश्रविक विषय कितने हैं जिनमें आपकी तृष्णा है, ऐसा आप देखना, ठीक है ना। इस कारण से हमारे जो कहते हैं ना कमांड दे रखी इन भोगों की हमने अंदर अंदर से, और तड़पाती रहती है, हमारे को परेशान करके रखती है, वैराग्य हमारा होता नहीं है, ठीक है जी। तो इससे भी हमारी जो तृप्ति होती है वह तृप्ति होनी चाहिए, परंतु तृष्णा बहुत है आनुश्रविक विषय से। आनुश्रविक विषय, आनुश्रविक जो विषय है, इसका विस्तार पूरे भूमंडल पे है। किसी का आनुश्रविक विषय हो गया कि भाई पूरी धरती का भ्रमण करना है, मुझे तो सब सारी दुनिया का भ्रमण करना है, ये विषय है। इस विषय के साथ क्या करोगे, ये है विषय, तो विषय है, आनुश्रविक विषय है ना। तो ये जो विषय है, ये विषय होने से आपकी चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं होता है। अब इसके साथ में जो अगली बात है उसको भी हम विचार करेंगे। विचार क्या है कि क्या सारे ही दृष्ट विषयों पर हमारा वशीकार नहीं है? नहीं, कुछ पे तो हो जाता है जी, जो दृष्ट थे हमारे अनुभव, कुछ पे तो हो गया, कुछ पे नहीं हुआ। कुछ का वेग बहुत अधिक है, जिनको देखते ही वो नियंत्रण ही नहीं होता, कुछ पे अच्छा नियंत्रण होता है। ऐसे ही आनुश्रविक विषय भी है, कुछ का वेग बहुत अधिक है, कुछ का कम है। अब इस चीज को और अच्छे से समझेंगे कि देखिए, जैसे कि सारे के सारे जो दृष्ट या आनुश्रविक विषय, मान लीजिए वो 100 है, उन 100 में से हमारा जो
नियंत्रण है, वशीकार वो कितने का है। हमारा जो निज नियंत्रण है, मेरा, आपका, किसी का भी, तो हमने ये तुलना करनी कितने का है। मान लीजिए वो 50 विषयों का, आधे आधे में हमारा नियंत्रण, आधों पे नहीं है। अनुभव वालों में कुछ पे तो हो जाता नियंत्रण, कुछ करके देख लिया, भोग के देख लिया, उसमें आनंद नहीं रहा, है ना, और विषयों में हो गया है। तो कुछ पे तो नियंत्रण, कुछ पे नियंत्रण नहीं है। वो आधे भी हो सकते हैं, वो 50% भी हो सकते हैं, वो 30% भी हो सकते हैं, वो 70-80% भी हो सकते हैं। एक बात निश्चित है यहाँ पे, क्या निश्चित है कि भाई ऐसा नहीं है हम लोगों का कि 100 के 100 का नियंत्रण है, संपूर्ण नियंत्रण हो गया। हाँ जी, हाँ? तो जो 100 के 100 का नियंत्रण हो गया विषय का, ऐसा कोई नहीं। यदि ऐसा होता तो उसकी वृत्तियां पूरी निरुद्ध रहेंगी। अगर, क्योंकि जाएगी कहां, भोग इच्छा से तो जा रही है वृत्ति, ठीक है ना जी। तो जो योगी व्यक्ति है, वृत्ति निरोध है जिसकी, जिसका अभ्यास है, जिसका वैराग्य पूरा है, उसकी वृत्ति संसार में घूमती नहीं, भटकती नहीं है, वो अपनी जगह टिकी पड़ी है वृत्ति, ठीक है ना। वो तो लीला सी करता रहता है फिर संसार के अंदर, जानबूझ की वृत्ति उठाता और खेलता रहता है। तो यह है 100 में से 100 वृत्ति नहीं होगी ऐसा मानना, ठीक है ना, अपवाद नहीं है इसकी। इसी प्रकार से शून्य वैराग्य वाला भी कोई नहीं है कि शून्य है किसी की, नहीं, 100 के और शून्य के बीच में हम सब हैं, ठीक है जी। कोई 10, 20, 30, 40, 50% वाले लोग हैं हम सारे, 60, 70 जो भी है स्थिति। अब हमने क्या अभ्यास करना है। अब वहां था ना अभ्यास, अभ्यास का अर्थ बदलेगा यहाँ पे, अभ्यास और वैराग्य का संबंध लगा रहा हूं, है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ करके बोला इन्होंने यहाँ पे। अब अभ्यास किसका करना ये तो बताया नहीं था वहां पे, किसका अभ्यास करना, क्या अभ्यास करना। सामान्य रूप से मैंने बताया जाता है वृत्तियों को जानने का अभ्यास करना, जो कि प्रसंग से आ रहा था। परंतु यहां प्रसंग से एक और अर्थ विशेष निकलता है, इसी वैराग्य का अभ्यास करो जी, इस वैराग्य का अभ्यास करो। जो वैराग्य की ग्रेडिंग आपकी 30% पे, उसको 40 पर लेके आना, 50 पे लाओ, धीरे 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 हटा दो। किसी किसी विषय में तो हमारा जो वैराग्य है वो बहुत ज्यादा है, और किसी किसी विषय में हमें पता है कि इस विषय में आकर्षण तृष्णा खूब है हमारी। उदाहरण के लिए संतान में है, उदाहरण के लिए परिवार में है, घर पे है, प्रॉपर्टी कहीं भी हो सकती है। छोड़ना नहीं है उस वस्तु को, कि वस्तु को छोड़ दो ना, भोजन को छोड़ दो, भोजन नहीं छोड़ना, भोजन के प्रति तृष्णा को छोड़ना, विषय के प्रति तृष्णा को छोड़ना है, भोग इच्छा को छोड़ना है। आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करिए, तो तृष्णा नहीं है वहां पे, अतिरिक्त नहीं है, जितनी आवश्यकता उतना करेंगे। तो यह वैराग्य है, ठीक है ना जी। यही वैराग्य की सच्ची परिभाषा है। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि वस्त्र कैसे हैं, किसने कैसे वस्त्र पहने, नहीं। वैराग्य का मतलब यह है कि चित्त के अंदर भोग इच्छा की तृष्णा कितनी है, उस पर नियंत्रण कितना है, इसका नाम वैराग्य है। ये वैराग्य की परिभाषा ऋषि पतंजलि जी की दी हुई है, इसको आप पक्का कर लीजिए, जीवन में घटा लीजिए। इन सूत्रों का अभ्यास करेंगे तो ये वैराग्य की परिभाषा हमारे साथ में जुड़ जाएगी, ठीक है ना जी। तो ऐसा हम वैराग्य को समझेंगे। तो ये वैराग्य, और ये भी मैंने बताया, इसको फिर से बोल रहा हूं एक वाक्य, इस वैराग्य को बढ़ाना है, इस वैराग्य को बढ़ाने का अभ्यास करना है, और पूरा वैराग्य हो गया तो ठीक हो गया काम। इसकी भी दृढ़ भूमि कर लीजिए, आप अपना नियंत्रण कितना कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिदिन का जो अभ्यास है, तो इससे भी आपको उपलब्धि होगी, ठीक है ना जी। हाँ, श्रद्धा कैसे लगेगी आचार्य जी कैसे बढ़ेगी श्रद्धा, बनानी पड़ेगी जी श्रद्धा, बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा उसका भी, ठीक है ना जी। भावना से मुझे तो करना है, संकल्पों को आवर्तन करने से होगा। तो इस प्रकार से, तो ये एक तरह का वैराग्य है। इससे एक ऊंचा वैराग्य और भी, संसार के सारे दृष्ट विषय, जो भी विषय हो सकते हैं आपके अनुभव के, उन सब से वैराग्य हो गया जी। अब जितने भी सुने सुनाए विषय थे, आनुश्रविक विषय थे, माने और जो पॉसिबिलिटीज थी भोग की, फंसने की, उन सब से वैराग्य हो गया। बोले जी स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग से भी वैराग्य हो गया, इसलिए भी कर्म कर रहा है व्यक्ति उन इच्छाओं से, वो सारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई। तो आपका वैराग्य जो है, ये वैराग्य पूरा होता है। परंतु बोले इससे भी एक अगला वैराग्य, तत्परम, मैं सूत्र नंबर 16 बोल रहा हूं, तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, तृष्ण्यम कहते हैं। इससे भी अगला स्तर एक वैराग्य का होता है, वो यह है कि गुणों से भी तृष्णा हो जाए।
अर्थात इस प्रकृति मात्र से ही जो प्राकृतिक पदार्थ सारा है, इसको ये व्यक्ति तत्विक रूप से समझ लेता है इस सारे में सुख नहीं है, इस सारे के अंदर दम नहीं है। जिसको संसार को अच्छा माने हुए हैं, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यह जो संसार है इसमें वो बात नहीं जैसा हम समझे हुए हैं। हाँ, कर्म करना, इससे प्रयोजन लो, साधन है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है ये। तो इस सारे प्रकृति मात्र से ही वैराग्य हो जाए, उसको पर वैराग्य कहते हैं। और उसमें क्या होता है, पुरुष ख्याते है, पुरुष क्या ज्ञान हो जाता है। पुरुष कौन सा, मतलब जीवात्मा, परमात्मा जो चेतना है, वो आपको सर्वत्र दिखनी शुरू हो जाती है उस वैराग्य के बाद में। अभी भी वो चेतना सारे में सब जगह पर है, परंतु प्रकट नहीं है, दिखती नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छाओं के भीतर वो दब गई है। आपकी तृष्णाओं के भीतर वो जो उसका सच्चा स्वरूप था ना, प्रकृति का जो स्वरूप था, परमात्मा का आत्मा का जो स्वरूप था, वो दिख नहीं रहा है। जैसे ही वो इच्छाएं समाप्त होंगी, आपने अभ्यास किया, इच्छाओं को समाप्त किया, न्यून कर दिया, तो क्या हुआ, यथार्थ के दर्शन हो गए। जीवात्मा को अपने भी दर्शन हो रहे हैं। पुरुष मतलब परमात्मा को पुरुष कहते हैं, और जीवात्मा को पुरुष कहते हैं। ये पुरुष बने चेतन सत्ता का दर्शन हो रहे, इधर भी हो रहे, अंदर भी और बाहर भी, सर्वत्र दर्शन होंगे। वो हो ही जाएंगे, क्योंकि इधर से अपने आप को संकोच कर लिया, तो स्वाभाविक रूप से वो हो जाएगा। जैसे पिछली बार भी हमने बताया था कि दूरी नहीं है, वो यहीं है, मिले हुए हैं, परंतु वैराग्य होने से अपनी जो इच्छाएं वहां से हमट गई और वो जो स्वरूप था वो हमारे सम्मुख आ गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ बातें बता दी, अभ्यास और वैराग्य की परिभाषाएं बता दी। ये परिभाषाएं पक्की कर लेना, याद कर लेना। अभ्यास वैराग्य की आज की, और अपना वो करेंगे आत्मनिरीक्षण कि हमारा कितने % होगा वैराग्य, कितने प्रतिशत है। ठीक है ना जी, ये घबराने की बात नहीं है कि भाई कम है कि ज़्यादा, नहीं, उसको आगे बढ़ाना है ना। चलती का नाम गाड़ी है, विकसित होना है, विस्तृत होना है, अपने आप को आगे की तरफ चलाना है हमारे को। और 5 जो वृत्तियां हैं चित्त की, उनका भी विश्लेषण करने का प्रयास करना। अगर आप इस तरह से चलेंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे, तो आपकी उपलब्धि आगे होती जाएगी। आगे के सूत्र भी हमारे को अलग से विशेष रूप से समझ में आएंगे। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं अपनी कोई भी बात, मैंने अनम्यूट करके पूछ लीजिए और फिर म्यूट कर लेना। हाँ, प्रश्न तो यही है कि ये जो अवस्था जैसे आपने बताई कि केवल निरुद्ध अवस्था नहीं हो सकती, तो वो निरुद्ध अवस्था अगर नहीं हो सकती तो हमें जो है ध्यान कैसे लगेगा, ये मेरा जो है यहाँ प्रश्न था, इस पूरे प्रश्न को बताने का। जी जी, नहीं ठीक है। देखो, आप अच्छी साधना करते हैं, करे हैं, अपने विशेष अनुभव हैं, वो अच्छी बात है। अब देखिए, स्थिति ये है कि हम योग शास्त्र के साथ साथ चल रहे हैं। अभी यहाँ पे पतंजलि जी के साथ साथ चल रहे हैं, और मेरा कार्य पतंजलि जी के साथ साथ आपको चलाना है, और उसके साथ में हमारे को अनुभव होने चाहिए। और प्रायः हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ मिलेंगे, सबके मिल जाएंगे। अभी अगले चरण में, इसी पाद के आखिर में, वो इससे आगे ही सारे स्तर बताने शुरू करेंगे। 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, समाधि पाद इसका नाम है ना। तो फिर हम अपने से उसकी तुलना अवश्य करेंगे कि हमारा कौन सा स्तर है। हम प्राचीन परंपरा को, यद्यपि हमारे अपने अनुभव भी होते हैं, फिर भी हमने परंपरा को धारण इसलिए करना है क्योंकि कहीं हमारे अनुभव में दोष ना हो जाए। कई बार ऐसी स्थिति नहीं होती, और हमको वो स्थिति लगती है, लग जाती है, कई बार वो होती नहीं है। तो कैसी स्थिति है वास्तव में उसके अंदर, और क्या क्या अनुभव होते हैं। तो ऋषियों के अनुभव से स्वयं के अनुभव को मिला लिया तो निर्णय हो गया, हाँ जी अब ठीक है। तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है उससे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अभी निरोध से पहले की बहुत सी स्थितियां होती है, पूर्ण निरोध से पहले, वो अगले इसमें चरण में आएंगी, वो वहीं पर उसकी विस्तार से चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। हम वो चलते जाएंगे अभी और बढ़ते जाएंगे आगे। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण का एक विशेषता है अव्यभिचारी, जी जी, क्लियर कर दीजिए। हाँ जी। अव्यभिचारी का, व्यभिचार का अर्थ होता है कि दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करना, ठीक है ना, व्यभिचार होना। अभिचार। तो अव्यभिचार का मतलब है कि उसका व्यभिचार न होना। जैसे आपको कोई ज्ञान हो रहा था, वो ज्ञान था, थोड़ी देर के बाद वह ज्ञान बदल जाए तो व्यभिचारी ज्ञान हो गया वो, ठीक है ना। इतना ही अभी। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है, ये विपर्य वृत्ति और अनुमान प्रमाण वृत्ति में
ना अनुमान तो प्रत्यक्ष पर आधारित होता है जी और वो सत्य होता है, जी। वो ठीक ही होता है, और विपर्य मिथ्या होता है, सत्य नहीं होता। अच्छा, ये मर्जी के अनुसार कॉन्सेप्ट बनता है विपर्य में, और अनुमान में जो होता है वो 50% हमको पता है, हम 50% हाँ, वो जो बचा हुआ 50% है, वह 50% बिल्कुल ठीक होना चाहिए, सही ही होता है वो। अगर वो सही नहीं है ना, पूरा नियमों के ऊपर बंधा हुआ है वो, हाँ वेरीफाइड है वो कि ऐसा किया तो ऐसा ही होगा, ऊपर से सेब को गिराए तो नीचे ही गिरेगा, पूरे फॉर्मूले के अंदर है वो। अब ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे ही गिरेगा, छोड़ दिया तो कितने सेकंड में गिरेगा ये पता चलता है, देखा नहीं अभी हमने, परंतु गिरेगा नीचे, ये सब अनुमान, इतना सटीक होता है अनुमान, ठीक है ना। विपर्य में गड़बड़ अनुमान, गलत अनुमान जो होगा वो सब विपर्य है, गलत प्रत्यक्ष वह भी विपर्य है। गुरुजी नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, जी गुरुजी नमस्ते। हाँ जी। जी क्या नाम है, प्रमाण वृत्ति और विपर्य वृत्ति में वो था मेरे को शंका कि मान लीजिए हमने मतलब प्रमाणों से मतलब सही ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास किया, किंतु हमने प्रयास तो किया लेकिन हमें गलत ज्ञान ग्रहण हुआ, तो विपर्य वृत्ति में चला गया। लेकिन फिर हमें तो पता ही नहीं है ना कि वो सही ज्ञान है या गलत ज्ञान है। जी तो जी फिर ये भेद कौन करेगा कि मतलब वो प्रमाण वृत्ति है या विपर्य वृत्ति है? हाँ, ये इसीलिए तो योगाभ्यास करना है, इसलिए तो ज्ञान चाहिए आपको, ये शास्त्र इसीलिए पढ़ रहे हैं आपको। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि वृत्ति कौन सी है, हम तो 5 वृत्तियों में भेद नहीं कर पा रहे, हमें तो यह भी नहीं पता चलता कि हमारा कोई चित्त भी है, हम तो अपने आप को चित्त समझे बैठे हैं, ठीक है ना। तो यह भेद भी इसी अभ्यास से ही होगा, हम जब योग अभ्यास करेंगे ना तभी इस भेद को हम कर पाएंगे। जैसे प्रमाण और विपर्य का थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो आंख बंद करके जब आप चिंतन करेंगे, पूरे चित्त का विश्लेषण करेंगे, धीरे 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 दीर्घ काल लगेगा इसके अंदर, ठीक है ना। एक जो योगाभ्यास के अंदर एक शब्द आता है, जो आध्यात्मिक जो इस तरह के ग्रंथ है उसको कहते हैं चित्त पाठ, चित्त का पाठ करना, मतलब चित्त को रिवाइज करना, सारे को चेक करना, कहाँ क्या क्या स्मृति है, कौन सी सही है। अब स्मृति बनाई, आपने किसी चीज को देखा था, एक व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर उठाया, एक व्यक्ति ने हाथ ऊपर उठाया, ठीक है जी। अब इसको हाथ को ऊपर उठाया तो ये था तो प्रत्यक्ष, इतना तो मात्र में तो प्रत्यक्ष हाथ ऊपर उठाना, परंतु इसके पीछे आपके भाव जुड़े हुए हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट, राग द्वेष है साथ साथ। वो व्यक्ति से मान लीजिए प्रेम है तो उसको आपको लगेगा कि कोई आपने आपको हाथ में कोई चीज देगा ये, और अगर उससे द्वेष था आपको लगा कि तो मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाए हुए है, और इसी के संस्कार बन गए, विपर्य बना लिया आपने इसके पीछे। तो विपर्य ज्ञान जो हो गया बहुत सारा ऐसे इकट्ठा हो जाता है। तो अब आप उसका विश्लेषण करेंगे, अरे उस व्यक्ति को मैंने बुरा समझा था, पर क्या वो वास्तव में बुरा था, मेरी किसी कारण से हानि हो गई थी या मेरे साथ उसकी प्रतिस्पर्धा थी, इस कारण से उस व्यक्ति विशेष को मैंने गलत समझा, उसके द्वारा की गई बातों को मैंने विपर्य के अंदर डाल दिया, विपर्य हो गया, तो उसको आप हटा देंगे, उसके प्रति राग द्वेष को समाप्त कर देंगे। तो ऐसे करते करते पूरे चित्त को निर्मल करना पड़ेगा, तब ये जो उच्चतम स्थितियां तब प्राप्त होंगी, और इसमें समय लगेगा, ठीक है ना। तो शुरुआत कैसे होगी, नए साधक को कैसे कहाँ से बढ़ना है, क्या करना है, यह भी जो व्यक्ति है वह बताएगा, ठीक है ना। वो मतलब ऋषि जो है वो बताएंगे आगे आपको शुरुआत कैसे करनी, धीरे धीरे कैसे करना, परंतु पहले तो उन्होंने अंतिम बातें बता दी कि हमारा उद्देश्य यह है, ये चीजें ऐसी ऐसी होती हैं, ठीक है ना जी। ठीक है जी, तो अध्ययन करते रहेंगे, सूत्रों को याद करिए, पिछले अगले सूत्रों पर चिंतन करिए, कुछ विधियां मैंने बताई है तो उनका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो अगले सूत्र और विशेषता से समझ में आएंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं जी, है ना। 3 बार शांति बोलते, ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद।